हाँ बच्चों, देखिए हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने पीएच का दैनिक जीवन पर जो प्रभाव है वो देखा था। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हम लेते हैं लवण। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि लवण कैसे बनते हैं। देखिए, जब जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तब लवण बनते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब लवण बनते हैं। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये जो लवण होता है, ये लवण अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि ये अम्लीय कब होगा, उदासीन कब होगा, क्षारीय कब होगा। तो देखिए, हम एक एक को लेके इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। जब HCl व NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं, जब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने HCl लिया, ठीक है, और इतनी ही मात्रा के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। दोनों हमने समान मात्रा में लिए। दोनों क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो देखें इनकी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। करेक्ट। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोरीन को अपने साथ में ऐड कर लेता है। सोडियम क्लोरीन को अपने साथ ऐड करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और ये OH आयन H से ऐड होकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जल बनाते हैं। इस प्रकार हमें सोडियम क्लोराइड, ये हमें एक लवण प्राप्त हुआ। ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमें उदासीन प्रकृति का प्राप्त होता है। उदासीन, इसकी pH जो होती है वो 7 होती है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ये उदासीन क्यों हुआ। तो देखिए, ये जो क्षार था ये क्या था, प्रबल क्षार, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल होता है। करेक्ट। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ये भी कंप्लीट पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और ये भी कंप्लीट पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। अर्थात इस विलयन के अंदर H+ और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। समान होने की वजह से ये सोडियम क्लोराइड किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। करेक्ट। तो इस प्रकार जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं उससे जो हमें लवण प्राप्त होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जब आयनीकृत होते हैं तो दो H+ आयन और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन में समान होती है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की व अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। अब इतनी मात्रा में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया। करेक्ट। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो देखें इनकी अभिक्रिया। तो देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट। देखिए, ये अमोनियम इस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ के अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और ये OH आयन इस H को अपने साथ जोड़ के वाटर या पानी बनाते हैं।
इस प्रकार हमें जो ये लवण यहाँ प्राप्त होता है ये हमें अम्लीय प्रकृति का प्राप्त होता है, अम्लीय प्रकृति का। अब अर्थात हम कह सकते हैं इसकी जो पीएच होती है वो पीएच 7 से कम प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है कि ये अम्लीय प्रकृति का कैसे हुआ, तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार, ठीक है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। तो H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है और OH की क्या होती है, कम। इसलिए हमें ये विलयन कैसा प्राप्त होता है, अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि H+ आयन क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक पूर्ण रूप से आयनित हो गया, प्रबल अम्ल है, और ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, इसलिए H+ आयन ज़्यादा होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड व एसिटिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं, ठीक है। देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ अमाउंट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इतनी अमाउंट के अंदर हमने इसमें एसिटिक अम्ल लिया। करेक्ट। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, तो पहले इनकी अभिक्रिया देखते हैं। देखिए CH3COOH प्लस NaOH। देखिए बच्चों, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम खुद यहाँ पे अपनी इसके स्थान पर आ जाता है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनाता है। करेक्ट। और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के बनाते हैं H2O। करेक्ट। तो हमें सोडियम एसीटेट जो ये लवण हमें जो प्राप्त हुआ, ये लवण जो होता है ये हमें क्षारीय प्रकृति का प्राप्त होता है, क्षारीय प्रकृति का। अब अर्थात हम कह सकते हैं इसकी जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। करेक्ट। अब प्रश्न आता है ये कैसे पता चला कि क्षारीय प्रकृति का होता है, तो देखिए ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। करेक्ट। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से आयनित हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता, एसिटिक अम्ल पूरी तरह से आयनित नहीं होता। तो विलयन में OH आयन की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि ये पूरी तरह से आयनित हो गया, और H+ की सांद्रता क्या होती है, कम। इसलिए विलयन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा, OH का, इसलिए विलयन हमें कैसा प्राप्त होगा, क्षारीय प्रकृति का। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार जो लवण होते हैं वो हमें क्षारीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के या उदासीन प्रकृति के प्राप्त हो सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये था लवण के बारे में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों का बनना। तो सबसे पहले हम देखते हैं NaOH का बनना, ठीक है, NaOH का बनना। तो देखिए बच्चों, हम एक बीकर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। इस बीकर के अंदर हम, ठीक है, इस प्रकार दो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। इन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी से कनेक्ट करके, स्विच से कनेक्ट करके दोनों इलेक्ट्रोडों को हम तार की सहायता से कनेक्ट करते हैं इससे, ठीक है। अब हम ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया, तो ये क्या होता है, एनोड। एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव सिरे से कनेक्ट है इसको हम कहते हैं कैथोड। जो नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम कैथोड। करेक्ट। ठीक है। इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भरते हैं।
सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक है। NaCl का जलीय विलयन हम इसमें भरते हैं। ओके, देखिए इसके अंदर फिल करते हैं। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इसके अंदर प्रवाहित होगा। जब करंट इसके अंदर प्रवाहित होता है तो ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अपने आयनों में टूटता है। कैसे, वो यहाँ देखते हैं पहले अपन। NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो देखिए ये जब टूटता है तब ये सोडियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्लस अब यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ आ गई तो बची कितनी, एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। साथ में ये क्लोरीन जो इससे रिमूव हो जाती है वो हमें क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार जब हम इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। करेक्ट। क्लोरीन गैस जो होती है वो हमें एनोड पर प्राप्त होती है। एनोड पर Cl2 बनती है। करेक्ट। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड के ऊपर बनती है। H2 गैस कैथोड पर बनती है। करेक्ट। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो यहाँ पे कैथोड के पास में बनती है। NaOH कैथोड के पास में बनती है। कैथोड के पास बनती है। ठीक है। तो बच्चों कई बार एग्जाम में छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर बनती है। तो ये छोटे क्वेश्चन से इनको आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। देखिए बच्चों, तो इस अभिक्रिया में हमें क्लोरीन मिल रही है और साथ में क्षार मिल रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार दोनों बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्लोरो क्षार अभिक्रिया रखा गया है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये जो तीनों चीजें होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी अन्य चीजों को बनाने के लिए काम आती हैं, कच्ची सामग्री के रूप में। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस के 2 उपयोग बताओ, क्लोरीन के 2 उपयोग बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बताओ। तो अब हम इसके जो उपयोग हैं वो देखते हैं। हाँ बच्चों, देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग, ठीक है, ये वनस्पति घी बनाने में काम आती है, ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं, अमोनिया बनाने में काम आती है और खाद बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। इस प्रकार क्लोरो क्षार अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है वो कच्चे सामग्री के रूप में इन सबको बनाने में काम आती है। इसी प्रकार क्लोरीन गैस की यदि बात करते हैं हम, क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो ये पानी को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल में, विरंजक चूर्ण में, पीवीसी में और अन्य चीज़ों में काम आती है कच्ची सामग्री के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये साबुन बनाने में, अपमार्जक, सरफ बनाने में, पेपर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में और बॉक्साइट को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कई बार छोटे एग्जाम क्वेश्चंस के रूप में इनके 1-2 उपयोग आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। देखिए हाँ बच्चों, अब हमारा दूसरा अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। अगला हमारा कार्बनिक यौगिक है विरंजक चूर्ण। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, ये इसका फार्मूला है। इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है।
क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड है। ये बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है, ये इसका फार्मूला है। एग्जाम में प्रश्न विरंजक चूर्ण के नाम से भी पूछा जाता है और एग्जाम में प्रश्न कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, हाँ बच्चों, अब हम विरंजक 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 चूर्ण बनाने की विधि देखेंगे, ठीक है, कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, हम बनाने की विधि का यहाँ समीकरण देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी, ठीक है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो देखिए ये कैल्शियम एक ऑक्सीजन को और Cl2 को CaOCl2 को अपने साथ जोड़ के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ठीक है। और यहाँ बचा क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये मिलके आपस में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो इस प्रकार हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। ये इसको बनाने की रासायनिक समीकरण है, करेक्ट। देखिए, इस समीकरण के अंदर सारे एटम तीर के 2 नोड क्या हैं, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, और ट्वाइस हो रहा है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। समीकरण कैसा है हमारा, संतुलित है, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, प्रश्न आता है कि ये विरंजक चूर्ण होता है, इसकी क्या गुण है, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, गुणधर्म, हम इसके गुणधर्म देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गुणधर्म, देखिए, पहला, इसकी जो गंध होती है, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण, इसकी जो गंध होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। दूसरा, ये जो विरंजक चूर्ण है, ये ठंडे जल में घुलनशील होता है, घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट अगर और देखें हम, तो ये खुले में रखने पर Cl2 गैस देता है, देता है। नेक्स्ट इसका और देखें तो अम्ल से क्रिया करके Cl2 गैस देता है, ठीक है। यह श्वेत पाउडर होता है, ठीक है। तो ये इसके करेक्टर हैं। पहला गुण क्या है, तीखी गंध देता है। दूसरा, ये ठंडे जल में भी घुल सकता है। तीसरा, खुले में रखने पर क्लोरीन गैस देता है, और अम्ल से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। ये देखने में कैसा होता है, श्वेत पाउडर के समान होता है, करेक्ट। ये इसके गुणधर्म थे। अब बच्चों, एग्जाम में कई बार इनके उपयोग पूछे जाते हैं कि विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग हैं। तो कुछ उपयोग है वो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट उपयोग होता है इसका कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। और यदि हम देखते हैं तो जल को
शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, ठीक है। इसके अलावा और हम देखें तो ये पेपर उद्योग में, पेपर फैक्ट्री में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है बच्चों, ठीक है, जिनके द्वारा जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न इन उपयोगों से बनता है। जैसे प्रश्न एग्जाम में बनेगा, एक पदार्थ जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं, उस पदार्थ का रासायनिक नाम और बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। तो वो जल को शुद्ध करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने का समीकरण क्या हो गया, ये हो गया। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, एक पदार्थ जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में करते हैं, उस पदार्थ का रासायनिक नाम और बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। तो इस तरह उपयोगों में से प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम विरंजक चूर्ण के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं। नोट देखिए बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से जो क्लोरीन गैस निकलती है जल में मिलाने पर, ठीक है। CaCO2 से जब CaCO2 से जब Cl2 गैस निकलती है, कब, जल में मिलाने पर, तो ये Cl2 गैस, ठीक है, जल से क्रिया करती है, ठीक है, और क्रिया करके HCl बनाती है और ऑक्सीजन का एक परमाणविक अणु बनाती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है, ठीक है, ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसे रंगहीन कर देता है, रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है क्रिस्टलन जल, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलन जल क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए, हाँ बच्चों, देखो, कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी क्रिस्टल संरचना में जल समाहित होता है, ठीक है। कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी क्रिस्टल संरचना में जल समाहित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। देखिए कैसे, लवण के इकाई सूत्र में जो जल के अणु होते हैं,
इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। कैसे, देखिए बच्चों, हम अगले पेज में देखते हैं इस टॉपिक को, इसके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसी प्रकार और लेते हैं CuSO4 5H2O। इसी प्रकार हम लेते हैं CaSO4 2H2O। इसी प्रकार हम लेते हैं FeSO4 7H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, लवण है। ये लवण का इकाई सूत्र है, इसमें जल के कितने अणु हैं, 10 अणु। ये कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है, और लवण का ये इकाई सूत्र है, इसमें जल के कितने अणु हैं, 5। ये कैल्शियम सल्फेट है, इकाई सूत्र लवण का, कैल्शियम सल्फेट इकाई सूत्र है, इसमें जल के कितने अणु हैं, 2। फेरस सल्फेट ये लवण है, इसके इकाई सूत्र में कितने अणु हैं, 7 अणु हैं। तो लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की जो संख्या होती है ये फिक्स होती है कि इसमें इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, करेक्ट। तो लवण के इस इकाई सूत्र के अंदर जल के जो ये अणु हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। इसी को हम क्या कहते हैं, लवण के इस इकाई सूत्र के अंदर जल के जो ये अणु हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं, करेक्ट। तो ये होता है क्रिस्टलन जल, लवण के इकाई सूत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या। ये लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं, करेक्ट। अब प्रश्न आता है कि इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये जो क्रिस्टल जल इसके लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित है, ये जल जो इसके इकाई सूत्र में उपस्थित है, इनका क्या महत्व है, क्या रोल है। तो देखिए यह जल लवण के क्रिस्टल संरचना को आकार व रंग प्रदान करता है, आकार और रंग प्रदान करता है। इस जल का ये महत्व है। इस जल के कारण इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को क्या मिलता है, आकार और रंग मिलता है। कैसे, देखिए फेरस सल्फेट जो होता है ये हरे, देखिए दोबारा, फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का, करेक्ट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। इसी प्रकार जो सोडियम सल्फेट होता है ये श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का। तो इस प्रकार ये जो जल होते हैं ये इनको क्या प्रदान करते हैं, इस प्रकार रंग प्रदान करते हैं, करेक्ट। तो ये इनका महत्व है। तो बच्चों ये होता है क्रिस्टल जल, और इस जल का इसके अंदर जो क्या महत्व है वो ये है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस वीडियो में आज हमने क्रिस्टल जल देखा और 2 कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि और उनके गुणधर्म और उनके उपयोग देखे। ठीक है, अगली वीडियो में हम पीओपी देखेंगे, ठीक है, वाशिंग सोडा देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम अगली वीडियो समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।